Hello scholars, once again welcome to the Indian PhD Mantra. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग दी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो अगर आप बिलोंग करते हो माइनॉरिटी को एंड अगर आप पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो ये आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं वो गाइडलाइंस अपलोड हुए हैं ऑन यूजीसी's ऑफिशियल वेबसाइट ऑन 9 जून 2020। और ये जो गाइडलाइंस हैं फॉर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ये डायरेक्टेड होंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्कीम का? तो ये स्कीम होगा फॉर 5 ईयर फेलोशिप इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे अंडर द स्कीम। क्यों? तो टू परस्यू एमफिल एंड पीएचडी एंड द स्कीम कवर्स ऑल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम आपको एमफिल और पीएचडी करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा फॉर 5 ईयर्स। ओके, अब इसमें क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़ काउंट होंगी वो सेंट्रल या तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ काउंट होंगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे आ सकती हैं, इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड बाय आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी यहाँ पे आएंगी, और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अगर ऑल इन ऑल आप बात करते हो तो इंडिया की सारे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कवर होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द फेलोशिप होल्डर, ठीक है ना, द फेलोशिप होल्डर अंडर दिस फेलोशिप विल बी नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलर्स। ठीक है ना, तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर लेते हो फेलोशिप तो आपको कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलर्स, कि आप स्कॉलर तो हो बट किसके बिहाफ पे हो? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे। ठीक है, सो अब देखते हैं स्कोप ऑफ द फेलोशिप। ये जो फेलोशिप है ये कहाँ अप्लीकेबल होगा? तो फेलोशिप विल कैटर द माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों है? तो फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम रिसर्च स्टडीज लीडिंग टू अवार्ड ऑफ एमफिल और पीएचडी डिग्री विद इन इंडिया ओनली। तो अगर आप फेलोशिप लेते हो अंडर दिस स्कीम तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही विद इन द इंडिया ओनली आप अपना एमफिल और पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो यूजीसी विल बी द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फेलोशिप एंड एंश्योर दैट द MANF scheme is also included in the notification of press release। अच्छा, बिफोर ए बिगिन ना मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो स्कीम में एंट्री होगा दैट एंट्री विल बी थ्रू नेट एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो जैसे कि नेट एग्जामिनेशन यहाँ पे बेस हो जाएगा, इसलिए क्या कहा गया है कि यूजीसी क्या करेगा, अब से अपने सारे नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज में इस पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन करेगा कि अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो और अगर आपको ये स्कीम चाहिए तो आपको नेट क्लियर करना कंपलसरी होगा। ठीक है, ओके। अब जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो दैट इज़ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला पॉइंट है ही और शी शुड बिलोंग टू वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है ना, तो अगर आप किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई भी किया है कौन सी कम्युनिटी, तो दैट इज बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख या पारसी। ठीक है ना, तो ये बेसिक कम्युनिटीज है जिनको ये एलिजिबल होगा। बट अवार्ड मिलने से पहले, ठीक है ना, प्रायर क्लियरेंस ऑफ यूजीसी नेट और जॉइंट CSIR यूजीसी नेट विल बी प्रीरिक्विजिट फॉर अवार्ड ऑफ फेलोशिप। तो ये आपके जो कम्युनिटीज़ हैं इनको मिलेगा, दैट इज़ बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन, मुस्लिम, सिख एंड पारसी, इनको ये फेलोशिप मिलेगा। और फेलोशिप लेने के लिए क्या करना होगा? तो आपको यूजीसी नेट पहले क्लियर करना होगा, आइदर यूजीसी नेट और CSIR नेट आपको क्लियर करना होगा। ओके, द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट who have already secured admission and qualified net examination will be given preference।
तो अगर आपने ऑलरेडी नेट क्लियर कर लिया है और आपका एडमिशन हो चुका है अंडर पीएचडी या एमफिल, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन फेलोशिप विद इन 3 months ऑफ द इश्यू ऑफ जीआरएफ अवार्ड लेटर। तो अगर आपको जीआरएफ का अवार्ड लेटर मिल चुका है तो विद इन द 3 months आप एडमिशन ले सकते हो अंडर दिस स्कीम। ओके, अब उसके बाद बात आती है इन केस सफिशिएंट कैंडिडेट्स, ठीक है ना, वो हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन आर नॉट अवेलेबल। मतलब ये कहते हैं कि जो इनका टारगेट है वो अगर सफिशिएंट कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते तो क्या होगा, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट सिक्योर्ड एडमिशन विल आल्सो बी सिलेक्टेड, है ना। आगे क्या क्या कहा गया कि जिनका एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी पीएचडी के लिए, पहले उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस। तो अब अगर जिनका एडमिशन हो चुका है उनको हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, लेकिन उनको काउंट करने के बाद भी समझो सीट्स खाली रहती है, तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा या वो एलिजिबल होंगे। बट कैसे होंगे एलिजिबल, तो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द नेट एग्जामिनेशन। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ स्कॉलर इज एलिजिबल टू रिसीव ओनली 1 फेलोशिप एट अ टाइम। तो आपको एक फेलोशिप मिलेगा एट अ टाइम। ओके, इसी के कंटिन्यूशन में अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो स्कॉलर वो डज नॉट कंप्लीट हिज और हर रिसर्च वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेलोशिप शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्लाई अगेन अंडर द स्कीम। तो देखिए, फेलोशिप एक ही बार मिलेगा 5 years के लिए, और आपने स्टेपुलेटेड टाइम में जो आपको टाइम दिया गया है उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अगर आप अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपको फिर से स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, एंड सिमिलरली अ स्कॉलर हु हैज कंप्लीटली और पार्शियली अवेल्ड एनी फेलोशिप अर्लियर शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर फेलोशिप अंडर दिस स्कीम। तो अगर आप ऑलरेडी कोई फेलोशिप ले रहे हो या आपको कहीं और से फेलोशिप मिला हुआ है तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिलहाल वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, जो वर्क कर रहे हैं इन एनी गवर्नमेंट बॉडी दैट इज एम्प्लॉयज ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, ठीक है ना, शाल बी एक्सक्लूडेड, है ना, ध्यान देना। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में काम करते हो तो आप इस स्कीम से क्या हो जाओगे, एक्सक्लूड हो जाओगे, इवन दो आप स्टडी ऑन लीव पे हो। और वो स्टडी क्यों लिया, वो आपने लीव क्यों लिया है, फॉर एमफिल और पीएचडी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते नहीं हो। ओके, नाउ मोड ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये स्कीम कहता है कि हम कितना देंगे फेलोशिप। तो फेलोशिप का लिमिट होगा 1000 पर ईयर, ठीक है। तो एवरी ईयर 1000 फेलोशिप दी जाएंगी, उसमें से 750 होगी फॉर नेट यूजीसी, है ना, यूजीसी नेट के लिए 750 होगी और सीएसआईआर के लिए 250 होगी। तो सीएसआईआर नेट के लिए 250 होगा और यूजीसी के लिए 750 होगा। ओके, अब एक बात ध्यान रहे, जो हमारा नेट है वो क्या होता है, ट्वाइस अ ईयर होता है, एक बार जून और एक बार दिसंबर। तो ये जो 1000 पर ईयर है ना, ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 500 मीन्स 500 जून से 500 दिसंबर से। वही लिखा है यहाँ पे, द नेट इज हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर एंड 500 सिलेक्शंस विल बी मेड फ्रॉम ईच नेट, ठीक है ना। तो 500 मिलेंगे जून में, 500 मिलेंगे दिसंबर में। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, 30% will be for women candidates and 70% will be general. Okay, in case there are shortage of women candidates, 30% रखा है वुमेन्स के लिए, लेकिन समझो वुमेन्स कोटा सिर्फ 28% ही फुल हुआ, 2% रह गया, तो वो 2% क्या होगा, तो कैन बी पास्ड ऑन टू मेल स्टूडेंट ऑफ द सेम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो वो जो रिमेनिंग स्लॉट है वो मेल कैंडिडेट को जाएगा, बट इन द सेम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, इसके बाद the reservation for differently able student shall be made as per the UGC norms. Okay, then community wise selection of scholar at the national level will be done on the basis of their pro rata population, ठीक है ना। हमने जो डिस्कशन किया कम्युनिटी का, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, जैन, पारसी एक्सेट्रा, तो उनका जो यहाँ पे अलोकेशन है, हमने कहा ना कि 1000 सीट्स अवेलेबल है, तो वो जो 1000 सीट्स है उसका अलोकेशन होगा ऑन प्रो रटा बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ओके, फिर नेक्स्ट कहता है अनयूटिलाइज फेलोशिप
Slots of any community will be transferred to eligible scholar of other notified community प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस एट द नेशनल लेवल। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पारसी कम्युनिटी का। तो फॉर एग्जांपल पारसी कम्युनिटी को जब हमने प्रोरेटा बेसिस पे अलोकेशन किया तो सीट्स आती है 150। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1000 सीट्स पारसी कम्युनिटी को अलॉट हुआ है 150 सीट्स। तो 150 में से समझो 145 सीट्स आपका फुल हो चुका है एंड 5 सीट्स आर रिमेनिंग। तो वो जो रिमेनिंग 5 सीट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी अदर नोटिफाइड कम्युनिटी को, लेकिन किसको बेस रख के? तो उसके मेरिट को बेस रख के। और मेरिट किसका? तो नेट का मेरिट बेस रख के, ठीक है। ओके, देन ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। तो जो फेलोशिप का ड्यूरेशन होगा दैट विल बी फॉर एमफिल इट विल बी 2 इयर्स, ठीक है। एमफिल में 2 इयर्स का होगा और एमफिल कोर्स ही 2 इयर्स का होता है, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको यहाँ पे SRF नहीं मिलेगा। SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये आपको एमफिल के केस में नहीं मिलता। नाउ फॉर PhD मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको दिया है 5 इयर्स। तो इनिशियली 2 इयर्स में आपको JRF होगा एंड रिमेनिंग 3 इयर्स में आपको SRF होगा। और अगर आप कंबाइंड कोर्स कर रहे हो दैट इज एमफिल प्लस PhD कंबाइंड कर रहे हो तो इन दैट केस अगेन मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा 5 इयर्स, सेम 2 इयर्स JRF एंड 3 इयर्स के लिए SRF। ओके, नाउ द रेट ऑफ फेलोशिप। तो फेलोशिप इन साइंस, इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 31,000, ठीक है, पर मंथ ये JRF एंड 35,000 ये SRF फॉर बोथ, है ना। वो साइंस में है, ह्यूमैनिटी में है या सोशल साइंस में है या तो फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कहीं भी हो, ठीक है ना, कहीं भी हो, JRF और SRF का रेट सेम होगा। JRF 31,000, SRF 35,000। लेकिन जब बात आती है कंटिजेंसी की, ठीक है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं उसकी अगर बात आती है तो कंटिजेंसी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो वहाँ पे क्या है 10,000 पर एनम। तो 10,000 पर एनम आपको मिलेगा इनिशियली 2 इयर्स के लिए एंड फिर रिमेनिंग टेन्योर के लिए कितना मिलेगा? तो 20,500 पर एनम। देखिए ये जो है ये पूरे साल में मिलेगा, ठीक है ना, 10,000 पर एनम है। ओके, वेरएज ये आपका 31,000 और 35,000 पर मंथ है। ओके, तो अगर आप इस 10,000 को कन्वर्ट करते हैं पर मंथ में तो ये आपको ये होता है नियरली 833 रुपीज़ होता है रफली, ठीक है ना। तो ये पर एनम का, इस पर खास ध्यान देना आप। तो ये जो कंटिजेंसी मिलेगी ये पर एनम पे मिलेगी, वेरएज जो स्कॉलरशिप है वो आपको पर मंथ मिलेगी। ओके, और वही अगर कंटिजेंसी की बात करते हैं फॉर साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो वो 12,000 एंड 25,000 है रिस्पेक्टिवली 2 इयर्स एंड रिमेनिंग ईयर्स के लिए पर एनम। और अगर बात होता है एस्कॉर्ट्स का या रीडर का, ठीक है ना, तो फॉर ऑल सब्जेक्ट इट इज 2,000 पर मंथ इन केस ऑफ फिजिकली एंड विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है फॉर फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए एंड लिमिटेड 2,000 पर मंथ, और ये 2,000 एप्लीकेबल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है। लुक, बिसाइड दिस जो दूसरे एरियाज है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। इसके अलावा मॉनिटरिंग कैसे होगा, एवेल्यूशन कैसे होगा, ग्रांट किस तरीके से दिया जाएगा, रेजिग्नेशन या ट्रांसफ़र क्या हो कैसे होगा और कैंसिलेशन किस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगा, ये आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, इसलिए ये जो पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सब पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, जो UGC का नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। चलिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।